नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आदित्य बिरला का नया म्यूचुअल फंड जिसका नाम है आदित्य बिरला कॉन्ग्लोमरेट फंड। जी हाँ, ये नाम सुनने में कुछ अटपटा सा लगता है और एक्चुअल में ये बहुत सारे लोगों के लिए है भी। ये एकदम नए तरीके का फंड है। इस तरीके का फंड आपने अभी तक किसी भी और एएमसी में नहीं सुना होगा। इस फंड के क्या-क्या एडवांटेजेस हैं, कितने रुपए से शुरू कर सकते हैं, क्या खास बातें हैं, इस वीडियो में हम पूरा डिस्कशन करेंगे। कोई भी अगर आपका डाउट होगा, वो आप कमेंट्स में मुझसे ज़रूर पूछिएगा और इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। दोस्तों, इस फंड का जो टोटल यूनिवर्स है, यानी आदित्य बिरला ने 169 कंपनीज को आइडेंटिफाई किया है। इन 169 कंपनीज में से 36 कंपनीज जो है वो आज की डेट में लार्ज कैप कंपनीज हैं, 30 कंपनीज जो है वो मिड कैप कंपनीज हैं और 103 कंपनीज जो है वो स्मॉल कैप कंपनीज हैं। ये कंपनीज टोटल हैं 169, जो अलग अलग सेक्टर्स की हैं, यानी 22 सेक्टर्स इसमें इन्होंने इंक्लूड किए हैं। और इन कंपनीज का जो टोटल मार्केट कैप है आज की डेट में वो लगभग 129 लाख करोड़ का है। अब ये 169 कंपनीज इन्होंने निकाली कैसे और ये कॉन्ग्लोमरेट आखिर है क्या? आइए इसको देखते हैं। दोस्तों, हमने अपने लाइफ में बचपन से आज तक एक शब्द सुना है जिसको कहते हैं बिजनेस घराना। बिजनेस घराने कौन-कौन से हैं इंडिया के पॉपुलर? जैसे कि टाटा, जिंदल, बिरला ग्रुप, अदानी ग्रुप, रिलायंस ग्रुप। अच्छे कॉन्ग्लोमरेट्स की कंपनीज में पैसा लगाने का, अच्छे बिजनेस घरानों की कंपनीज में पैसा लगाने का फायदा क्या होता है? एक बिरला ग्रुप के एग्जाम्पल से समझते हैं। 1969 में पहली मल्टीनेशनल कंपनी बनाई बिरला ग्रुप ने, ठीक है? धीरे-धीरे वो 19 कंपनीज में पहुंच गए। आज की अगर हम बात करें तो इनका जो टर्नओवर है लगभग 32 गुना बढ़ चुका है और 40 कंट्रीज में ऑपरेट करते हैं। सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो टेलीकॉम में भी है, सॉफ्टवेयर में भी है, बीपीओ में भी है ये लार्जली। आने वाले कल की अगर हम बात करें सो ये ग्रुप ये माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में एंटर हो चुका है, फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्रीज में एंटर हो चुका है और इन्होंने अभी 5 स्टार्टअप्स में भी अपना पैसा इन्वेस्ट किया है। सो दे आर कंटिन्यूअसली एक्सपेंडिंग। सो 1969 में एक मल्टीनेशनल कंपनी बनाई, 19 कंट्रीज से 40 कंट्रीज में पहुंचे, 32 गुना टर्नओवर बढ़ गया। टेलीकॉम में आपके एनबीएफसीज में, सॉफ्टवेयर में, बीपीओ इस तरीके के ग्रुप्स में आए। अब माइक्रो फाइनेंस में एंटर कर रहे हैं, स्टार्टअप्स में फंडिंग कर रहे हैं और भी नए-नए सेक्टर्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो प्लीज कर दीजिएगा। बेसिकली क्या होता है कि अगर हम नॉर्मली कोई लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप फंड खरीदना चाहते हैं, तो अगर आपने एक स्मॉल कैप फंड खरीदा, फॉर एग्जांपल आपने क्वांट स्मॉल कैप फंड खरीदा, तो वो स्मॉल कैप कोई सा भी स्मॉल कैप हो सकता है। आज की डेट में करीब-करीब 250-300 आइडेंटिफाइड स्मॉल कैप कंपनीज हैं जिसमें जनरली म्यूचुअल फंड्स अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो किसी अच्छे बिजनेस घराने की भी हो सकती है, कोई नॉर्मल फर्स्ट टाइम बिजनेसमैन की भी हो सकती है या कोई एक एवरेज कंपनी भी हो सकती है। जो स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं, जो मिड कैप कंपनीज होती हैं, इसमें सबसे बड़ा जो इश्यू आता है वो आता है गवर्नेंस का और एक्सपीरियंस का, एक्सेस टू कैपिटल। उनको कोई बड़ा काम करना है, उनके पास कैपिटल उनको हर कोई बैंक फंड नहीं करता है, ठीक है? उनको अच्छे एम्प्लॉइज हर समय नहीं मिलते क्योंकि उनका कोई इतना जो ब्रांड नेम है वो इतना बड़ा नहीं होता। अब इस फंड ने क्या अच्छा काम किया है कि इन्होंने सबसे पहले कुछ 35-40 अच्छे बिजनेस घराने, जैसे कि मैंने आपको बताया जिंदल ग्रुप हो गया, टाटा ग्रुप हो गया, ठीक है? उसके अलावा वाडियास हो गए, ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स जो कि जाने-माने बिज़नेस हाउसेज़ हैं इंडिया के, उनको सेलेक्ट किया और उनकी 169 कंपनीज़ निकाली, जो कि लार्ज, मिड और स्मॉल कैप में। अब ये जो फंड है, ये परफॉर्मेंस के हिसाब से एक एक्टिवली मैनेज्ड फंड है। वो किसी भी तरीके के शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकता है, लार्ज, मिड और स्मॉल, बट इन बिज़नेस कांग्लोमरेट्स के बाहर नहीं जाएगा। रहेगा इन कांग्लोमरेट्स की कंपनीज़ के बीच में ही, जो 169 कंपनीज़ की हम बात कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि अगर वो जो स्मॉल कैप कंपनीज में भी आपका पैसा लग रहा है, मिड कैप में भी आपका लग रहा है, सो ये बात की ऑलमोस्ट गारंटी है कि जो मैनेजमेंट है वो अदानी का है, रिलायंस का है, टाटा का है, वो कंपनी के ग्रोथ होने के चांसेस ज्यादा हैं। अच्छे मैनेजमेंट वाली कंपनीज में आप अपना पैसा लगा रहे हो। ये जो बिजनेस घराने हैं, इनमें पैसा लगाने का एक और बहुत अच्छा फायदा ये है कि क्योंकि इनके पास स्टाफ की कोई कमी नहीं होती, कैपिटल की कोई कमी नहीं होती है, कंटिन्यूअसली अपने आप को ग्रो करने के लिए इनोवेट करते हैं। पहले एक कंपनी बनती है, फिर उसकी एक दूसरी कंपनी बनती है, तीसरी बनती है। जो पहली कंपनी है वो अलग-अलग बिज़नेसेस में डाइवर्सिफ़ाई होती है, फिर उसके बाद वो डिमर्ज होती है। सो इस तरीके से एक ग्रुप एक समय के बाद मल्टीपल कंपनीज़ का एक कंप्लीट ग्रुप बन जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज की डेट में अगर हम टाटा की बात करें तो टाटा का टाटा स्टील भी है, टाटा मोटर्स भी है, टीसीएस भी है, इस तरीके की बहुत सारी कंपनीज़ हैं। रिलायंस की अगर हम बात करें तो रिलायंस का जियो भी है, रिलायंस का रिटेल भी है, रिलायंस की ऑयल रिफाइनरी भी है और मल्टीपल सेक्टर्स हैं। आज की डेट में आदित्य बिरला ने देखा कि बॉस, जितने भी सनराइज सेक्टर्स हैं, सनराइज सेक्टर्स यानी वो सेक्टर्स जो इंडिया में अभी बूम पे आ रहे हैं, इंडिया में अभी ग्रो कर रहे हैं। ऐसे कौन-कौन से सेक्टर्स हैं? जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल,
ठीक है? इलेक्ट्रिक व्हीकल ने पिछले 2-3 साल में काफ़ी बूम किया और अभी अभी एटलीस्ट 30% के हिसाब से इसका एक्सपेक्टेशन है पर ईयर ग्रोथ का। ग्रीन एनर्जी, सेमीकंडक्टर्स, डिफेंस, अभी आपने देखा होगा डिफेंस सेक्टर के ऊपर काफ़ी बूम है, डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स भी आए हैं इंडिया के अंदर। इसके अलावा फिनटेक्स और डिजिटल इकोसिस्टम। अब आप इन सब सेक्टर्स में जो कि नए सेक्टर्स हैं अगर आप देखोगे, तो आज की डेट में जो टॉप के कांग्लोमरेट्स हैं, टाटा, आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी दिखेगा टाटा, आपको ग्रीन एनर्जी में भी दिखेगा, आपको फाइनेंशियल सेक्टर में भी दिखेगा। ऐसे रिलायंस ग्रुप की अगर हम बात करें तो रिलायंस ग्रुप भी आपको ग्रीन एनर्जी और ईवीज़ में दिखेगा। फिनटेक में भी अब ये जियो ने ब्लैक रॉक के साथ अपना टाई अप किया है। इसी तरीके से अदानी, महिंद्रा, बजाज, जेएसडब्ल्यू, एल&टी, टीवीएस, इवन आदित्य बिरला ग्रुप और मुरुगप्पा ग्रुप। सो ये मल्टीपल सेक्टर्स में है और कंटिन्यूअसली इनोवेशन कर रहे हैं। कोई भी नया सेक्टर आता है ये फ्रंट रनर्स होते हैं। आप और हम अगर आज कोई स्मॉल कैप कंपनी शुरू करना चाहेंगे तो हमको कैपिटल भी चाहिए, लोग भी चाहिए और एकदम से अगर हमने एक सेक्टर में पाँव रख भी दिया, तो हम एकदम से दूसरे नए सेक्टर में नहीं जा सकते। इन ग्रुप्स के साथ में क्या फायदा है कि अगर कोई भी नई चीज आती है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज होते हैं। फॉर एग्जांपल टाटा ने जैसे ईवीज का मार्केट इंडिया में बूम होता देखा तो ईवीज की लाइन लगा दी। आज पंच, नेक्सॉन सारी गाड़ियों के ईवी सेगमेंट्स आते हैं और ये फ्रंट रनर थे तो सबसे ज्यादा फर्स्ट मूवर एडवांटेज का फायदा इनको मिला। ठीक है? अब हम कह रहे हैं कि फायदा तो मिला बट रिटर्न्स, अगर हम रिटर्न्स देखें, आप अगर जो स्लाइड आदित्य बिरला ने अपनी रिसर्च के हिसाब से बनाई है, पिछले 20 सालों में यानी मार्च 2004 से अक्टूबर 2024 तक जो रिटर्न्स आए हैं इन 169 कंपनीज का, अगर एक एवरेज हम कांग्लोमरेट का ग्रोथ देखें तो लगभग लगभग 22% के आसपास एक्सपेक्टेड ग्रोथ आया है। ये एक एस्टिमेटेड ग्रोथ है जो कि 22% की अभी तक पिछले 20 सालों में सालाना ग्रोथ आई है। शॉर्ट टर्म में आप देखोगे कि 22%, 23% आज की डेट में पिछले 3-4 साल में जो बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं, हो सकता है आपको लग रहा हो कि यार 22% तो कम है, शायद उनको 20 साल में देखेंगे, ओवरऑल 20 इयर्स में। सो हमारी इकोनॉमी के जो साइकिल्स हैं, कभी रिसेशन है, कभी बूम है, कभी बुल है, कभी बियर मार्केट है, हर तरीके की मार्केट को फेज आउट करने के बाद 20 साल में 22% सालाना रिटर्न एक बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस होती है। और अगर आपका पैसा 22% से ग्रो होता है, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में कैलकुलेटर दे दूंगा, आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो कि अगर आप आज 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो तो आने वाले टाइम में 20 साल बाद आपका पैसा कितना होगा। हालांकि ये जो 22% की हम बात कर रहे हैं, ये 22% ओनली एक एस्टिमेट है, विच मे और मे नॉट स्टे इन फ्यूचर। हो सकता है 2-3-4% कम रहे, 2-3-4% ज्यादा रहे, बट फिर भी अगर आप 20 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप अप्रोक्सीमेटली 15-16% का एवरेज मान के चल सकते हो। अब हम बात करते हैं कि आपका जो पैसा है वो किन किन सेक्टर्स में लग रहा है। तो देखो, आपका जो पैसा है वो कितने सेक्टर्स में डाइवर्सिफाई हो रहा है। जैसे कि आईटी में 15% आपका पैसा लग रहा है, ऑयल एंड गैस में 14% लग रहा है, फाइनेंशियल सेक्टर में 11% लग रहा है, ऑटोमोबाइल में 9% लग रहा है, और इस तरीके से पूरी स्क्रीन आपके सामने है। जो अच्छे बिजनेस हाउसेज हैं उनकी कंपनीज में आपने पैसा लगाया है। आपने केवल लार्ज कैप में नहीं लगाया, यानी उन बिजनेस हाउसेस की केवल टॉप कंपनीज में आपने पैसा नहीं लगाया है, उनकी नई कंपनीज में भी आपका पैसा लग रहा है। जो ग्रुप्स इन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं उसकी पूरी लिस्ट ये है जो आपके सामने है। ये करीब 35-36 कंपनीज हैं, जैसे टाटा, अंबानी ग्रुप, अदानी, बजाज ग्रुप, एल&टी, गोदरेज, जायडस फैमिली, हिंदुजा फैमिली। ये वो नाम है जो हमने आए दिन अपनी जिंदगी में बचपन से आज तक सुने हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे नाम हैं जैसे कि शिशिर बजाज, आइनॉक्स ग्रुप, फिनोलेक्स ग्रुप, ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स जो आप में से बहुत सारे लोगों ने सुने भी हो सकते हैं, नहीं भी सुने हो सकते हैं, बट यस, दीज ऑल कंपनीज आर रिनाउंड कंपनीज, रिनाउंड ब्रांड्स, रिनाउंड कॉन्ग्लोमरेट्स इन इंडिया। सो अब चलते हैं सेक्टर एलोकेशन और जो इनका फंड एलोकेशन है उसके ऊपर थोड़ा सा समझते हैं। सो बेसिकली जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, जो कॉन्ग्लोमरेट थीम जो इन्होंने 169 कंपनीज डिसाइड करी हैं, उसमें मिनिमम 80% पैसा आपका लगने वाला है, 100% भी हो सकता है। मार्केट सिचुएशन के हिसाब से ये फंड 20% पैसा इस थीम के बाहर भी लगा सकता है। यानी अगर कहीं और अपॉर्चुनिटी दिखती है, कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखती है, वो कंपनी इनके इस यूनिवर्स में नहीं है, सो अप टू 20% पैसा वहां पे भी लगाया जा सकता है। किसी समय पे अगर इनको ऐसा लगता है कि मार्केट में एक्सपोजर कम करने की जरूरत है, तो 20% तक ये पैसा इक्विटी से निकाल के डेट में भी लगा सकते हैं, यानी टोटल डेट एक्सपोजर जो है वो 20% तक का हो सकता है। इसके अलावा आरईआईटीज, आईएनबीआईटीज, इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स में भी ये 10% लगाएंगे। सो मान के चलिए 80 to 100% पैसा आपका इक्विटी में लग सकता है और 0 to 20% पैसा आपका डेट में लग सकता है। 20% अगर इस कॉन्ग्लोमरेट से बाहर भी इनको कहीं अपॉर्चुनिटी दिखती है तो ये पैसा वहां भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप
मेरी राय जानना चाहो इस फंड के बारे में तो यस, अगर आप देखोगे जैसा कि इन्होंने अभी तक पिछले 20 सालों में एक एस्टीमेट के अनुसार लगभग 22% सालाना की ग्रोथ करी है। अगर यही ग्रोथ रहती है तो आपका बहुत अच्छा पैसा बनता है। फिर भी ये जो म्यूचुअल फंड है, ये उन इन्वेस्टर्स के लिए है जिन्होंने या तो इक्विटी में पहले कभी इन्वेस्ट किया हो या इक्विटी के लिए पूरा मन बना चुके हो या रिस्क जानते हो कि बस अल्टीमेटली इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। इसमें शॉर्ट टर्म में बेनिफिट कम होगा या नुकसान भी हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म में 5, 7, 8, 10 साल में जो आपकी ग्रोथ है उसके चांसेस बहुत अच्छे हैं। अपना कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले मेरी सलाह ये होगी कि बॉस, क्योंकि एक हाई रिस्क फंड है, अपने एडवाइजर से सलाह ज़रूर लीजिएगा। और मैं एसआईडी यानी कि स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट का लिंक भी डाल दूँगा। उसको उसको पढ़े बिना इन्वेस्टमेंट बिल्कुल मत कीजिएगा। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो, बेझिझक कमेंट करके मुझसे पूछिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करे बिना प्लीज़ चैनल से मत जाइएगा। थैंक यू।